इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेड एग्जाम और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेड ऑनलाइन एग्जाम 2021 2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 6 जनवरी 2022 का 6 जनवरी 2022 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे और उसमें हम लोग पहला सब्जेक्ट डिस्कशन करेंगे और उस क्वेश्चन उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिस्कशन करेंगे डिटेल में। पहला सब्जेक्ट है आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फ्रेंड्स हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है आपका सीडीपी पोर्शन, सीडीपी पार्ट। सीडीपी का पहला ऑप्शन है, पहला है क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश यानी कि बच्चों के विकास का क्रम है। आपको बताना है कि बच्चों के विकास का क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स जो आपके बच्चों के विकास का क्रम है सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए जो आपका विकास है, विकास को एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल है। मानव के विकास को विभिन्न चरणों जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में विभाजित किया गया है। जो आपका बच्चों का विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और संवेगी अंगों में सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्ति शरीर के संपूर्ण उपयोग से एक विशिष्ट शरीर के अंग के उपयोग तक प्रगति है। विशिष्ट बनने से पहले बच्चे की प्रतिक्रियाएं सामान्य प्रकार की होती हैं। सामान्य गतिविधियां विशिष्ट गतिविधि से पहले होती हैं, अर्थात बच्चा अपने हाथों को पहले अच्छे ढंग से हिलाता है और फिर उसके बाद उंगलियों का विशेष रूप से उपयोग करता है, शुरू कर देता है और अपने हाथ की गतिविधियों की पूरी तरीके से नियंत्रित कर लेता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एजर्सन रीजन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि जो आपका एजर्सन रीजन है वो सीटेड के पेपर 1 और पेपर 2 में सारे सब्जेक्ट में आपके कुछ एजर्सन और रीजन 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं या हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आए। तो एजर्सन रीजन को सॉल्व करने से पहले आप आपके जिस सब्जेक्ट में किसी भी पेपर में हो, चाहे सीटेड सीटेड का पेपर 1 हो चाहे सीटेड का पेपर 2 हो, तो उसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में एजर्सन रीजन दिए गए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। मान लीजिए सीडीपी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सीडीपी के आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, सारे कंटेंट क्लियर करने होंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, एजर्सन और रीजन को सॉल्व कर सकते हो। और देखिए अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि एजर्सन रीजन को पढ़कर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों ही सही है लेकिन क्या है, रीजन सही व्याख्या नहीं करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। और अगर ऑप्शन सेकंड है कि ए एजर्सन और रीजन दोनों सही है लेकिन क्या है, जो आपका रीजन है सही व्याख्या नहीं करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका। और अगर एजर्सन सही है और रीजन गलत है तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका। अगर रीजन और एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत हैं तो आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Children from high income families spend their daily day very differently than children from low income families। रीजन दिया गया है आपका, childhood is not a universal and there is a lot of diversity of childhoods। यानी कि कथन दिया गया है
वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। तो आपका ये जो कथन है बिल्कुल सही है। और तर्क दिया है आपका, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। और रीजन क्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है किसकी, एडरसन की। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक है, देखिए जो आपका अलग अलग कौशल है, अलग अलग पालन पोषण बच्चों को अलग अलग मार्गों पर खड़ा करता है और सामाजिक आर्थिक विभाजन को गहरा कर सकता है। और खासकर क्योंकि शिक्षा का आय से गहरा संबंध है, बच्चे अपने सामाजिक आर्थिक स्थिति से और आर्थिक स्तर में सफल होने के लिए कौशल सीखते हुए बड़े होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, अ चाइल्ड लर्नर टू ग्रैस्प लार्ज थिंग सच एज अ बॉल with hand before learning a pick up a pea using pincer grasp, which principle of development does this illustrate? यानी कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से क्या करता है, बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ता है, पकड़ना सीखता है। इसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटल उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के लिए किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर होगा समी दूरा भिमुख, यानी कि आपका क्या होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक, जो आपका विकास है, विकास से तात्पर्य है कि अंगों के बेहतर और सर्वाधिक कामकाज के लिए संरचना में वृद्धि से है। एक बच्चा एक क्रमबद्ध क्रम से विकसित होता है जो लगभग सभी बच्चों में समान होता है। विकास की दर और गति अलग अलग मामलों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी बच्चों में विकास के स्वरूप का क्रम लगभग समान होता है। इसी प्रकार मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका एजर्सन रीजन दिया गया और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एजर्सन दिया गया है, चिल्ड्रन लर्न नॉलेज स्किल्स वैल्यू कस्टम्स ऑफ सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली। रीजन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। यानी कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तर्क दिया गया है, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन हम इसमें जो आपका जो रीजन दिया गया एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो आपका सामाजिकरण है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए समाज के मानदंडों मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। यह केवल व्यवहार के सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों तथा आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने के को संदर्भित करता है। सामाजिकरण पहचान की अंतक्रिया करने और स्वयं विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों और व्यवहारों की अवधारणा को आकार देने की निरंतर एक प्रक्रिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चिल्ड्रन इन डैश स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस but do not realize that actions can be reversed and their judgment are based on immediate appearance of things। यानी कि इस अवस्था में बच्चे वस्तु इस स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं। उनके निर्णय चीजों को मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक, जो प्याजे साहब के अनुसार उन्होंने कितने अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, जो मूल रूप से एक पूर्व तर्किक अवस्था है, क्योंकि तर्क अभी तक पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है।
या 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। वे वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं और वस्तु स्थायित्व के दौरान बच्चे वस्तुओं को मानसिक छवि बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करेंगे, मूर्त संसाधनों का बहुत सी दृश्य, भव्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। ठीक, देखिए जो आपकी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, जो 2 से 6 या 7 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चा यह मानता है कि अन्य लोग महसूस करते हैं, देखते हैं और ठीक उसी तरह सुनते हैं भी हैं जैसे बच्चा करता है। जो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, उनके लिए शिक्षकों को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वे मूर्त चीजों को समझने में सक्षम होते हैं, ना कि अमूर्त चीजों को समझने में सक्षम होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी कि निम्नलिखित में से पहाड़ का सही उदाहरण क्या है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और समझिए और सही आंसर पर, सही ऑप्शन पर टिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संकेत एवं इशारे देना। ठीक है, क्या देना, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ का सही उदाहरण है। आपका हो जाएगा संकेत एवं इशारे देना, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, देखिए जो आप अपने सिद्धांत में वेगोट्स्की ने पहाड़ शब्द का प्रस्ताव रखा, जो बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार संकेत और इशारे देना करने के लिए संदर्भित करना। एक शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुरूप बच्चों को दी जाने वाली सहायता को समायोजित करके और उनके समीपस्थ विकास का प्रस्ताव रखना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लेव वेगोट्स्की बिलीव दैट, लेव वेगोट्स्की का मानना था कि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जो कौन प्रतिपादित करता है, लेव वेगोट्स्की साहब करते हैं। जो लेव वेगोट्स्की साहब ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने उसमें बताया था कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान एक ऐसे क्षेत्र में सह निर्मित है जो बच्चा स्वतंत्र रूप से और दूसरों समीपस्थ विकास के क्षेत्र या जेडपीडी की अवधारणा का प्रस्ताव रखा है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलसबर्ग moral development theory to individuals reason that human rights and justice is more important even if they go against the social societal law। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करता है कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, जो आपकी प्रभावशाली कक्षा है अधिगम, तो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। ठीक, देखिए जो आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब थे, उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए थे, जिन्होंने उन्होंने अपने पुस्तक में बताया था, जो भी मानवीय सोच का छोटा बनाता है, सहायता बौद्धिकता क्षमताओं के साथ कई बौद्धिकता होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका,
At the primary level, National Education Policy 2020 proposes dash as the medium of instruction across the nation. तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो 12th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मदर टंग यानी कि मातृभाषा या घर की भाषा। ठीक, जो आपका जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यता को संबोधित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उनकी मातृभाषा घर की भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। यह नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा छात्रों के शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए छात्र की मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट, लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क, यानी कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक संरचनावादी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी व्हाट इनेबल अ टीचर टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स इन हर क्लास। किस प्रकार की और किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संलग्न व संदर्भ संदर्भित संदर्भित। ठीक, ऑप्शन नंबर 4, संलग्न व संदर्भित। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को सीखने में प्रक्रिया में मदद करना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए का क्या अर्थ है। तो समावेशन का आपका अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, यानी कि उनके बिना जो आपकी जो समावेशन शिक्षा है, जो समावेशन में जितने भी सामान्य और समावित जो इंक्लूसिव स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए और एकदम एक समान व्यवहार करना चाहिए दोनों के प्रति, चाहे वो सामान्य विद्यार्थी हो विद्यार्थी हो या समावेशित विद्यार्थी हो। ठीक, यानी कि क्षमता वाला जो विद्यार्थी है और जो सामान्य विद्यार्थी है, उसके बीच समानता होना चाहिए, यानी कि इसको बिल्कुल बराबर दर्जा दिया जाए, किसमें, उसके क्लासरूम में। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स belonging to diverse cultural background which of the following should be avoided by the teacher, यानी कि विविध संस्कृति पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो किससे बचना चाहिए, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, डिसलेक्सिया इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, यानी कि जो आपका डिसलेक्सिया है मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा पढ़ना, यानी कि रीड करना, यानी कि जो बच्चा होता है डिसेबल जो क्षमता है, जो डिसलेक्सिया है, लंबे समय से पाया जाता रहा है और इसे अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 1968 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट ने डिसलेक्सिया को बच्चों में एक विकार के रूप में परिभाषित किया है, जो पारंपरिक कक्षा के अनुभव के बावजूद अपनी बौद्धिक क्षमताओं के साथ पढ़ने लिखने और बढ़नी संबंधी भाषा कौशल प्राप्त करने में विफल रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, which of the following practice will effective in ensuring inclusion of students with learning
निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट विद गिफ्टनेस, यानी कि जो आपके प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, ठीक, तो कौन से होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, अच्छा क्वेश्चन, यानी कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? उनको उनको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि इनकरेज करना चाहिए, ठीक। तभी तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड सीखे गए सम प्रत्यय पर विस्तार में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। जब आप बोर्ड पर कुछ भी लिखेंगे, यानी कोई भी टॉपिक समझाएंगे, तो विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा? आपको पहले उनको समझाना पड़ेगा, तब आपको, जब वो बच्चों को समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप क्या कहोगे? नोट करने के लिए, ठीक। विद्या तो आप ये लिखोगे कि बोर्ड पर लिखो, जो बोर्ड पर लिखा है विद्यार्थी उसे बिना समझे नकल करने के लिए कहें, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तार में मदद करते समय निम्न में से किसे बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, स्टूडेंट्स फेलियर कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम विच इज, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो आपका पाठचर्या है या पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम लचीली और अनुकूलनीय होनी चाहिए, क्योंकि समाज की चुनौतियां और जरूरतों में निरंतरता परिवर्तन होती रहे। पाठचर्या पाठ्यक्रम को संयुक्त शिक्षण रणनीतियां, लचीला निर्धारण, व्यक्तिगत निर्देश, निपुणता, अधिगम, बड़े और छोटे समूह निर्देश, व्यक्तिगत संरक्षक और सहकारी शिक्षा को अनुकूलित करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ऑप्शन नंबर सेकंड। जो आपका अधिगम है, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में बदलाव को संदर्भित करते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से और ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह तभी होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से कार्य और गतिविधियों में लगे होते हैं, ठीक। बच्चों के विचारों और अनुभव को स्थान देना, जो आपकी अर्थपूर्ण अधिगम के प्रक्रिया कुछ सुझाव करती है, कुछ बताती है कि अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया कैसे काम करती है। विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण, बच्चों के विचारों और अनुभव को स्थान देना, अवधारणा की उनकी समझ को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, अधिगम के प्रति उनकी जिज्ञासा और रुचि को पोषित करने के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और उद्देश्य। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर while teaching a new concept to students। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को
निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े। देखिए, आप लाइफ में हो चाहे क्लासरूम में हो, आप कहीं पर भी हो, सबसे पहले आप क्या सीखोगे? सरल सरल चीजें सीखोगे, फिर इसके बाद क्या जाओगे, यानी कि सिंपल टू डिफिकल्ट। ठीक ठीक है। जब आप कुछ भी सीखोगे, सबसे पहले आप सरलता से सीखोगे, फिर इसके बाद आप, यानी कि जो आपकी जितनी भी अधिगम है आपके, वो किसके हिसाब से निर्भर करते हैं? एक फाइव ई मॉडल है जो अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है, जो बताता है कि लोग अपने ज्ञान और अर्थ का निर्माण अपने अनुभव से करते हैं। छात्र अपने नए ज्ञान का निर्माण पिछले विचारों से करते हैं। फाइव ए विविध अधिगम की एक रचनावादी मॉडल है। ठीक, यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में ही सीखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट लेवल तक जाते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आर स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन what cues help her by doing so the student is developing dash। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिसंज्ञान। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। A step by step description of achieving a goal is called dash। यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। तो 27 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलन विधि। जो आपका कलन विधि है, कलन विधि शब्द का अर्थ है गणना या अन्य समस्या समाधान कार्यों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया या नियमों का समूह है। एक कलन एवं समस्या समाधान विधि को संदर्भित करता है जिसमें चरण दर चरण निर्देश शामिल होता है, जिसका पालन वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक कलन नियमों के एक समूह को संदर्भित करता है जो चरण दर चरण परिभाषित करता है कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को किसी निष्पादित किया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त परिणाम पूरी तरह से पक्का हुआ नया व्यंजन है। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण विधि को कलन विधि कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, मिसकंसेप्शन एमंग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट देयर। विद्यार्थी के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अवधारणाओं के बारे में भूली और सहज भाषा। ठीक, जो आपका भ्रांतियां है, भ्रांतियां एक विचार प्रक्रिया जो पूरी जानकारी की कमी या सिर्फ अज्ञानता के कारण गलत और उनके आसपास की दुनिया के बारे में बच्चों की मूल और सहज समझ का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि यह उनकी सोच को दर्शाते हैं। वे सोचते हैं कि अपने विचार रख सके। भ्रांतियों का निर्माण बच्चों के साथ साथ वयस्कों में बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक विचार प्रक्रिया। हर कोई भी दो मन एक जैसा नहीं सोचते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड एमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जो विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए, जो आपका विद्यार्थी है, जो गर्व इंगित करता है कि छात्र केवल पर्यवेक्षक नहीं है बल्कि अधिगम की प्रक्रिया का भाग है। दूसरा, जिन छात्रों को अपने काम और अपने विद्यालय पर गर्व होता है, वे वास्तव में विद्यालय में अधिक शामिल होते हैं और बेहतर अनुभव अर्जित करते हैं। जब छात्र अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं तो उनके विश्वास या आत्मविश्वास महसूस करने और लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करने की अधिक
संभावना होती है। छात्रों का लक्ष्य चाहे वह कितनी भी छोटा क्यों ना हो होना चाहिए। इन लक्ष्यों को पूरा करने से गर्व की अनुभूति होती है। जब छात्र अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 6 जनवरी 2022 का पेपर सीडीपी का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। मोटिवेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुझे पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। जबकि अभिप्रेरणा है किसी शिक्षार्थी को एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र के स्थान को केंद्रित करने में मदद करती है। जबकि अभिप्रेरणा दो तरीके की होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। जबकि बाहरी अभिप्रेरणा है एक परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किसी गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करती है और एक व्यक्ति के बाहर से आती है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उस प्रेरणा को संदर्भित करती है कि जो स्वयं कार्य में रुचि से प्रेरित होता है और व्यक्ति के भीतर मौजूद होता है। देखिए, जो आपके बाहरी आंतरिक है, उत्पत्ति जो संचालित होती है, जो बाहरी स्रोत होते हैं स्वयं के भीतर से, जो आपके आंतरिक अभिप्रेरणा है। और इसमें प्रेरक कौन होते हैं? बाहरी अभिप्रेरणा में माता पिता, शिक्षक और अन्य। आंतरिक में क्या होता है? स्वयं। प्रेरणा में पुनर्बलन, दंड या पुरस्कार होता है। लेकिन जो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है किसी गतिविधि को करने में आनंद। एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं जो आपका बाहरी अभिप्रेरणा है, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थापना करनी चाहिए, या फिर मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। ठीक। और आपका जो आंतरिक अभिप्रेरणा है ऐसे कड़ी मेहनत करने में मजा आता है। और आपका दूसरा एग्जाम्पल है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, हमारे 6 जनवरी 2022 का 22 के पेपर 1 सीडीपी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर इंपॉर्टेंट है कि जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे या मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।